बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज हम लोग ये वेंटिलेशन फॉर मॉडर्न ईसी पोल्ट्री हाउसेस इस सेशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज के सेशन में हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आज के सेशन में प्रेजेंटेशन हैं उनकी। और सबसे पहले जो है मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जो क्लास सी आ रहे हैं वो टॉपर हैं। वो क्योंकि हमने ये अनाउंस किया था कि हमारे हर कोर्स में इसी तरह हमारा भी नेक्स्ट लेवल 1 आ रहा है, लेवल 2 आ रहा है, तो उसमें भी हमारे जो है जो एक टॉपर जो है वो उसको स्पॉन्सरशिप होगी, फ्री स्पॉन्सरशिप होगी। तो इनको भी जो है डॉक्टर सफदर डीन एक्स डीन उन्होंने रिकमेंड किया है। इसी तरह हर तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोग जो हैं जो ऐसे क्वेस्ट ऑफ नॉलेज वाले लोग हैं उनको हम साथ लेके चलेंगे। और जो भी हमारा जो आएगा टॉपर आएगा वो एज अ सी आर बी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो हमने उसको एज अ सी आर एज ऑर्गेनाइजेशन और इवेंट मैनेजमेंट ये सारे उसको हमने ये भी ट्रेन करना है। और भी काफी चीजें हमारे जहन में है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। क्लास सी आर सबा हयात जो है हमारी टॉपर हैं और ये अपने बारे में बताएंगी। और स्पेशली ये भी बताएंगी, एक तो ये हमें जो हमारे लेक्चर्स आज तक ऑनगोइंग हो चुके हैं उसके बारे में ये हमें बताएंगी कि क्या इन्होंने लर्न किया है। और साथ साथ ये भी बताएंगी कि टॉपर के लिए इन्होंने क्या किया है। और ये अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी कराएंगी। तो मैं इनवाइट करता हूँ सबने सबा हयात प्लीज। Thank you, sir. So, Sabah Hayat, BVM 10th semester from the University of Poonch, Rawalakot. Today's topic is ventilation and modern ventilation in the poultry houses. To start लेते हैं कि what is ventilation? Ventilation है क्या? So, ventilation is a process to provide the clean air and to remove the stale air from the poultry houses. अब जो मेन पर्पस है वेंटिलेशन है तो हम वेंटिलेशन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि हमने जो भी मेन पर्पस हमारा यही होता है कि हमें पोल्ट्री हाउस वगैरह है उसमें एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर को मेंटेन करना है। हम फ्रेश एयर जो भी बर्ड्स यानी फ्रेश एयर प्रोवाइड करनी है और जो भी अनडिज़ायरेबल गैसेस वगैरह होंगी ना उसे रिमूव करेंगे। अनडिज़ायरेबल गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन है, अमोनिया, उसे रिमूव करेंगे और मॉइस्चर वगैरह को मेंटेन करना है और आपका जो भी लीटर वगैरह है ना उसे ड्राई रखना है। मेन पर्पस हमारे वेंटिलेशन के जो है वो ये हैं। उसके बाद जब हम वेंटिलेशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं ना तो 2 मेन वेंटिलेशन सिस्टम है, यानी एक है पॉजिटिव वेंटिलेशन सिस्टम और एक है नेगेटिव वेंटिलेशन सिस्टम। अब जो पॉजिटिव वेंटिलेशन सिस्टम है हम इससे ओपन शेड या सेमी ओपन शेड वेंटिलेशन भी कहेंगे। और सेकंड जो होती है नेगेटिव, इसमें कंट्रोल शेड होता है। कंट्रोल शेड होता है इसमें हम पैड्स और फैंस वगैरह हैं उसे यूज़ करेंगे। अब नॉर्मल वेंटिलेशन हमें क्यों रिक्वायर होती है, वो इस वजह से होती है कि जो भी बर्ड्स वगैरह हैं, चिकन है, उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए अगर हम प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जो भी चिक्स वगैरह हैं, बर्ड्स हैं, तो वो स्ट्रेस में आ जाएंगे, अनकंफर्टेबल और एक्साइटेड होंगे, जिसकी वजह से उनकी एफसीआर डिक्रीज होगी। जब एफसीआर डिक्रीज हो जाएगी तो वो उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट करेगा। इसलिए मेन पर्पज ये है कि आपने जो भी फार्म है उसमें वेंटिलेशन को प्रॉपर रखना है। ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन रखने में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है वेंटिलेशन का। अब जो वेंटिलेशन है ना तो इससे हम डिवाइड करते हैं कि वेदर के हिसाब से वेंटिलेशन को डिवाइड कर लेते हैं। यानी अगर विंटर है तो उसमें कैसी वेंटिलेशन है, समर में वेंटिलेशन कैसी होगी, या आपका अगर मॉडरेट वेदर है उसके हिसाब से। अब जो विंटर वगैरह था ना तो विंटर में मोस्टली हमें जो वेंटिलेशन रिक्वायर्ड होती है वो मिनिमम वेंटिलेशन रिक्वायर्ड होगी। और समर में हमें टनल मोड होगी यानी टनल वेंटिलेशन होगी। और मॉडरेट अगर वेदर है तो आपको ट्रांजिशनल वेंटिलेशन जो भी है रिक्वायर्ड होगी। अब मिनिमम वेंटिलेशन की तरफ हम आए। अगर मिनिमम वेंटिलेशन क्या, मिनिमम वेंटिलेशन ऐसे एरियाज में प्रोवाइड करेंगे या ऐसी जगह पे होगा जब आपका आउटसाइड का टेम्परेचर जो है वो लो होगा। आउटसाइड का टेम्परेचर लो होगा और इनसाइड के टेम्परेचर इसमें हाई होगा। हमने फैंस वगैरह होते हैं वो इसमें ऑन नहीं होते, लाइट्स वगैरह इसमें नहीं होते, बस इनलेट्स वगैरह होंगे वो ओपन किया जाएगा ताकि एक जो भी बर्ड्स वगैरह है ना उनको मिनिमम वेंटिलेशन प्रोवाइड की जाए। ये विंटर जिस एरियाज में विंटर वगैरह में जो है मिनिमम वेंटिलेशन को प्रोवाइड करते हैं। अब बेसिक पर्पस भी इसका भी यही होता है कि हमने बर्ड्स जो हैं उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है अपने जो भी
हार्मफुल गैसेस वगैरह उनको रिमूव करना, आपने एक यूनिफॉर्म उसको मेंटेन रखना कंडीशंस को। अब जो मिनिमम वेंटिलेशन जो होती है वो कैलकुलेट वगैरह करेंगे, वो डिपेंड करती है कि आपके जितने भी नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हैं और उनका बॉडी वेट क्या है, आप क्यूबिक फीट पर मीटर आपको उसको जो एयर वेलोसिटी एयर स्पीड वगैरह रिक्वायर्ड होगी। हम इसका फार्मूला ये होता है कि हमने नंबर ऑफ बर्ड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जो बॉडी वेट होगा बर्ड का, और उसके CFM से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे आपकी जितनी भी फैन कैपेसिटी है, उसके हिसाब से हमें मिनिमम वेंटिलेशन में हमें फैंस की कैलकुलेट हो जाएंगे कि हमने कितने करने हैं। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि हमारी जो समर में वेंटिलेशन होती है ना, तो वो ज़्यादा होती है टनल वेंटिलेशन। अब टनल वेंटिलेशन क्या, इसमें हम कंट्रोल शेड में सिस्टम में होती है मोस्टली, नेगेटिव सिस्टम में भी हम कह देंगे। इसमें जो होगा हम फैंस यूज़ करते हैं ज़्यादा, फैन होगा, एग्जॉस्ट फैन हमारा होंगे और पैड्स यूज़ करेंगे। एग्जॉस्ट फैन और पैड्स इस वजह से यूज़ करेंगे, आपने एक नॉर्मल उसको कूलिंग टेम्परेचर वगैरह प्रोवाइड करना है। उसके अलावा होती है कि इसमें साइड वेंटिलेशन भी एक आती है कि साइड से साइड वेंटिलेशन भी आएगी। और जो टनल वेंटिलेशन में जो प्रोवाइड करेंगे ना, इसमें ये होगा कि जो आउटसाइड का टेम्परेचर वगैरह होगा ना वो हाई होगा, यानी आउटसाइड इन्वायरमेंट हाई है और आपने अंदर का जो नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। इसके लिए हम जो इनलेट्स वगैरह जब हम यूज़ करेंगे ना टनल वेंटिलेशन, इसमें जो इनलेट्स वगैरह होंगे वो बंद होंगे, इनलेट्स को ओपन नहीं करेंगे ताकि बाहर की जो भी गर्म हवा वगैरह वो अंदर ना आए। इसके लिए जो हम टनल वेंटिलेशन के लिए भी होता है कि हमने टनल वेंटिलेशन हो गया और उसके बाद एक मॉडरेट वेदर में हम ट्रांसलेशनल वेंटिलेशन भी करेंगे। अब जो हम टनल वेंटिलेशन करते हैं ना, तो इसमें हमें एक हाउस में हमें पता होना चाहिए कि कितने फैंस हैं, उनकी कैलकुलेशन वगैरह कैसे होगी। तो कोई भी जो हाउस है उसमें फैन की अगर कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि आपने जो भी कोई भी पोल्ट्री फार्म है, कोई भी पोल्ट्री हाउस है, उसमें आपकी होगी कि एक प्रॉपर अपने फैन कैलकुलेशन होनी चाहिए कि आपने कितने फैन लगाने हैं। उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि जो भी वॉल्यूम ऑफ हाउस है, वॉल्यूम ऑफ हाउस ये है कि यानी लेंथ, विड्थ और हाइट है जो भी हाउस की, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक वॉल्यूम आ जाएगा हाउस का। और डिवाइड कर देंगे हम उसे फैन की कैपेसिटी से। आपकी फैन की कैपेसिटी भी, जो भी आप फैन यूज़ कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। मोस्टली अगर हम रखें 22,500 CFM यूज़ करें, तो हम जो भी क्रॉस सेक्शन है उसे डिवाइड करेंगे फैन की वॉल्यूम ऑफ हाउस को डिवाइड करेंगे फैन कैपेसिटी से, तो हमारे पास नंबर ऑफ फैंस कैलकुलेट हो जाएंगे। अच्छा, मैं इसके अलावा भी फिर इसमें एक सेकंड क्लास यार, एक यस आप सर। इसमें करेक्शन कर लें कि जब आपने फैंस का डिजाइन करना है तो आपने शेड का क्रॉस सेक्शन देनी है। वॉल्यूम तो आपको वॉल्यूम ऑफ हाउस वो सिर्फ एयर रिप्लेसमेंट के लिए है, लेकिन जब आपने एयर डिजाइन जी करनी सर। है तो उसको 3 मीटर पर सेकंड या 600 फीट पर मिनट आपने डिजाइन करनी है, तो आपने जी ये सर। करना है कि उसकी विड्थ और हाइट, ठीक है, ये आप यस सर। उसका ले लेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, ये स्क्वायर फुट में आ जाएगा आपका। तो इसको आप सर ये मल्टीप्लाई फार्मूला करें भी है जी, इसको मल्टीप्लाई एयर करेंगे वेलोसिटी 600 से। से जी। जी जी ये सर, जो सर है ये एक ये फार्मूला भी था, फॉर्मूला क्रॉस सेक्शन एयर जी। वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको डिवाइड कर लेंगे फैन की कैपेसिटी से, उससे भी नंबर राइट ऑफ फैंस राइट कैलकुलेट हो राइट जाएंगे। जी सर, और क्रॉस सेक्शन जो है उसमें विड्थ और हाइट आएगी, उस पर लेंथ नहीं आएगी। और जो राइट एयर राइट। वेलोसिटी आप लेंथ में प्लस माइनस करके वो 50 करके, तो आपको जो भी 500 पर मिनट फीट पर मिनट आपको वो एयर वेलोसिटी आ जाएगी सर। बिल्कुल, वो आपका जब आपका पूरी CFM आ जाएगी, आपका सेक्शन एरिया को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी रिक्वायर्ड जो है मैक्सिमम आपकी 600 फीट पर मिनट है, 600 से 650 तक आप कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका CFM आ जाएगी उसको आप एक फैन से अपने फैन जो है उसकी कैपेसिटी डिवाइड करेंगे, तो देन जो है जी सर। वो उस वक्त आपका जो है वो हो जाएगा, नंबर ऑफ उसमें फैंस। आपका नंबर ऑफ फैन आ जाएंगे, ठीक है। सर आप और वैसे इसके अलावा जी जी अगर एयर एक्सचेंज वाला जो भी है ना, अगर वो कैलकुलेट करनी हो तो उसमें भी जो हाउस का वॉल्यूम होगा उसको डिवाइड करेंगे जो भी टोटल फैन की कैपेसिटी है, या अगर एयर वेलोसिटी कितनी आपने कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए भी टोटल फैन जो होगा उसको डिवाइड कर देंगे क्रॉस सेक्शन से, जो भी 500 फीट पर मिनट जो भी आपकी एयर वेलोसिटी है वो निकल आएगी। अब बेसिक हो गया कि हम फैन कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं, मतलब ये दो फार्मूलाज हैं, इसकी वजह से हम जो भी पोल्ट्री हाउस में जितना भी हमारी हम उसकी फैन कैलकुलेट करके हम पोल्ट्री हाउस में इजीली फैन लगा सकते हैं। और सेकंड चीज़ जो आती है ना टनल वेंटिलेशन में कि पैड भी यूज़ करते हैं। आप पैड्स कब यूज़ करेंगे ना, हॉट इन्वायरमेंट में, जब टेम्परेचर 30 डिग्री हो, ठीक है, 30 डिग्री के अबव या 30 डिग्री के
पास हो, तो इसकी वजह से हम पैड ऑन करेंगे। इससे पहले होता है कि ऑटोमेटिक सिस्टम में होता है कि 3 डिग्री का उनको फ़र्क होता है, यानी 25 28 पे होगा तो ऑटोमेटिकली आगे हम पैड्स की तरफ चले जाएंगे, टनल वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें पैड्स जो होता है ना, तो पैड्स में ये हो गया कि पैड्स में भी हम टाइमिंग यूज़ करेंगे, यानी पैड्स जब ऑन करेंगे ना तो इससे ये हो जाए कि ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज होने का होता है, इसलिए हम पैड्स जब ऑन करेंगे ना तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होगा, यानी अगर 30 सेकंड्स के लिए ऑन करें तो आपका ऑफ टाइम 10 मिनट्स होगा। इससे ये होगा कि आपकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज नहीं होगी। अब पैड्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइज वगैरह के होंगे, पैड्स जो यूज़ करेंगे यानी 2 4 6 इंचेस वगैरह होते हैं, मोस्टली जो हम होते हैं 6 इंचेस के पैड्स वगैरह यूज़ करते हैं, 2 साइड्स पे होंगे। और जो पैड्स वगैरह होती हैं मोस्टली वाटर टैंक या बकेट वगैरह यूज़ करेंगे, जो मोटर्स होते हैं वो उसे पैड्स वगैरह को वेट करेंगे और उसके बाद एग्जॉस्ट फैंस वगैरह होंगे जो भी इसे कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर और इसमें एक चीज आपको मैं ऐड कर दूं कि आप देखिए, आपका जब मिनिमम वेंटिलेशन है, इट मींस जी कि सर। आपके शेड के टेम्परेचर जो है वो हाई है इनसाइड और आउटसाइड लो है, ठीक है। ये तो हो गया आपका यस मिनिमम सर। वेंटिलेशन। जब आपका साइड मोड वेंटिलेशन आएगा तो आप, इट मींस कि आपका जो शेड टारगेट टेम्परेचर लेट्स सपोज 22 है, तो आपका आउटसाइड टेम्परेचर 23 24 25 जा रहा है, ठीक है। तो आपका यस शेड सर। जो है वो 3 डिग्री तक साइड मोड पे चलेगा, ठीक है ना। यानी कि यस अगर सर। आपका टारगेट 22 है सेट टेम्परेचर, तो 25 26 तक आपको है, परमिजिबल है कि आप जो है साइड से एयर लें, ठीक है। जब इससे यस इंक्रीज सर। करता है, यानी कि 3 से 4 डिग्री तक आप साइड मोड पे रहते हैं अपने सेट टेम्परेचर से, उसके बाद यस जो सर। है ये फुल ग्रोन बर्ड की बात हो रही है, ठीक है ना। यस जबकि सर। इसी तरह जब आप, अगर आपने चिक्स का देखना है तो आपने चिक का चिल फैक्टर देखना है, ठीक है। 3 डिग्री यस में सर। इसलिए कह रहा हूँ कि चिल इफेक्ट उसका देखें 1 मीटर पर सेकंड पे आपका 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री का वो जो है आपको इसलिए दे रहे हैं। 3 से 4 डिग्री यस आप जो है साइड मोड पे रहेगी, उसके बाद ट्रांजिशनल और फिर टनल पे चले जाएंगे। देखिए जब टनल पे जाएंगे तो आपने फिर अपना पैड कूलिंग जो है आपको बताया था कि 28 या 28.5 पे आप ऑन करें, और वो टाइमर बेस, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, टाइमर बेस हो। लेकिन सर। जब आपकी अगर 28.5 पे टाइमर आपकी पैड कूलिंग ऑन है, तो उस वक्त आपके सारे फैन चल रहे हैं, ठीक है। तो इस यस तरह सर। आपका खासकर ये जो आपके एक्सट्रीम वेदर है इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच सबायात, सो नाइस, वेरी गुड, बड़ा अच्छा आपने किया है इसको। तो मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर गुलाम अब्बास सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। आप भी, मैं अब काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था और मैंने अनाउंसमेंट भी की हुई थी, तो जी यू लिसन में सर। जी, एक्चुअली तो सर मैंने कल ही आया था, लेकिन वो घर में मसला था, बाइक खराब हो गई थी, तो मुझे इधर आना पड़ा, वरना कल ही ये प्रेजेंटेशन हो जाना। जी जी सर, आपने बताया था। तो सर आप, लेट्स स्टार्ट सर। आपको तो मैंने अनाउंसमेंट की हुई है, ये तो आप उस वक्त नहीं थे, तो मैंने फिर हमने हमने कहा चले हम जो बाकी जो है माशाल्लाह सब है आपका, आपने सुना होगा माशाल्लाह ये टॉपर है सर, स्कॉलरशिप में है हमारे कोर्स में भी, और आपने देखा होगा माशाल्लाह बड़ा अच्छा मुझे आया। 2 4 चीजें मैंने इसलिए करेक्ट कर ली सर इनकी कि ये अमेंडमेंट कर लें, क्योंकि ये चीजें जो है बाद में फिर मुझे भी भूल जाता। तो जी लेट्स जी, स्टार्ट सर। थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज ज्वाइन सर। ओके सर। आप कुछ देर के लिए मुझे होस्ट बनाएंगे ताकि मैं स्लाइड शेयर कर सकूं इधर से। जी सर। जी देखें सर, चेक करें। जी जी, आपका ऑप्शन आ गया सर। आ गया, ये आ गया। राइट।
अच्छा सर, मैंने आपको एक वो सेंड की थी, आप इधर से शेयर कर सकते हैं? मेरे शायद ना इधर डाउनलोडिंग में नहीं आ रही ऑप्शन। अच्छा सर, मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल चेक कर लेता हूँ सर, प्लीज मैं चेक कर लेता हूँ सर। आप सर इतना जो है ना, आप थोड़ा सा स्टार्ट लें सर, मैं इतना वो चेक करता हूँ ड्यूरिंग दिस टाइम सर। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है कि वेंटिलेशन ऑफ द पोल्ट्री हाउस। तो इसमें लेट्स फर्स्ट ऑफ आई वुड लाइक टू डिफाइन द वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होती है? Ventilation is the incoming of the fresh air and outgoing of the false air। कि आपने शेड में जो है वो ताज़ा हवा लेके आनी है, और जो शेड में जो एक फॉल्स एयर बन जाती है जिसमें अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह की एक्युमुलेशन हो जाती है, इसको आपने शेड से बाहर निकालना है। तो वेंटिलेशन मीन्स मूविंग द राइट अमाउंट ऑफ एयर एट द राइट टाइम एंड इन सच ए वे to manage the temperature, to manage the relative humidity, and to manage the environmental factor for the optimum performance of the birds. So about more than 50% problem in the poultry house are due to the incorrect ventilation. Uh, because the incorrect ventilation is more dangerous. तो वेंटिलेशन हम क्यों करते हैं? टू मेंटेन द proper temperature of the house, optimum performance temperature zone at which the birds makes best use of the feed energy for the growth, and to maintain the relative humidity of the shed, to maintain the relative humidity of the poultry house, and to supply the adequate fresh air, and to supply the oxygen to fulfill and maintain the metabolic requirement of the poultry birds, and to remove the ammonia from the house, and to maintain the atmosphere conditions of the house। ये क्या वेंटिलेशन का मकसद क्या है? कि आपने शेड का टेम्परेचर जो मेंटेन करना है, शेड में जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसका आपने एक नॉर्मल लेवल रखना है जिसमें बर्ड्स जो है वो प्रॉपर परफॉर्म करें, और आपने शेड में जो है वो अमोनिया का एक मिनिमम लेवल जो है वो उससे ज़्यादा नहीं होने देना, और एक प्रॉपर जो है वो बर्ड्स को जो है वो आपने ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, और आपने शेड का जो है वो एनवायरनमेंट उसको मेंटेन करना है। वेंटिलेशन का ये मकसद होता है। तो देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ वेंटिलेशन। एक तो मिनिमम वेंटिलेशन है कि जिसमें व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज लेस देन दी शेड टेम्परेचर, तो इस वक्त आप ये सर्दियों में आप मिनिमम वेंटिलेशन का मोड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब मुअत्तल मौसम होता है जिसमें के मॉडरेट वेदर कंडीशंस हो, तो उस वक्त आप ट्रांजिशनल जो वेंटिलेशन मोड उस पे आप वो मोड आप इस्तेमाल ट्रांजिशनल वेंटिलेशन पे आते हैं। और जब टेम्परेचर जब समर में के अपना गर्मियों में आप जो है वो जब हॉट सीजन हो, तो उस वक्त आप टनल वेंटिलेशन और टनल वेंटिलेशन के साथ इवेपोरेटिव कूलिंग इसका आप इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में। तो याद रखिएगा कि पोल्ट्री शेड में जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है आवाज नहीं आ रही क्या? जी सर, अब आ रही है आवाज? जी आ रही है सर, आ रही है आवाज आपकी। कि पोल्ट्री शेड में जो ऑक्सीजन की मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कि ऑक्सीजन लेवल शुड नॉट बी लेस देन 19.5%, ठीक है। इट शुड बी ग्रेटर देन 19.5%, तकरीबन 20% तक जो आपके शेड में ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए फॉर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ योर फ्लॉक। और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो शुड नॉट एक्सीड देन 100 पार्ट पर मिलियन, ठीक है। 100 पार्ट पर मिलियन से ज्यादा जो है वो आपके शेड में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा एक्सीड होगा तो वो बर्ड्स में सफोकेशन कॉज करेगा और बर्ड्स की परफॉर्मेंस जो मुतासर होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इट शुड नॉट बी मोर देन 0.5%। 0.5% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नहीं होना चाहिए। और अमोनिया का लेवल आपके शेड में जो है वो शुड नॉट बी मोर देन 15 पार्ट पर मिलियन, यानी 25 भी आप बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन जो एक प्रैक्टिकल फील्ड में जो ज्यादा है वो आजकल चूंकि एनवायरमेंटल कंट्रोल हाउसेज हैं और ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन है, प्रीसाइज रीडिंग्स हैं और ऑटोमेशन
जब में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्री सीजन की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें आजकल जो है वो 15% से कम जो है वो आपके 15% से ज़्यादा जो अमोनिया का लेवल नहीं होना चाहिए। और ह्यूमिडिटी जो है वो अगरचे जो है वो अप टू जो है वो 45% तक भी परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन आइडियल जो है वो आपके शेड में ह्यूमिडिटी का लेवल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लेवल वो होना चाहिए 55% से 70%। ठीक है, ह्यूमिडिटी होती है क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी के एयर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट इन दी एयर और एयर स्पीड आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट जो तकरीबन 20 to 60 फीट पर मिनट ये होनी चाहिए। और डस्ट शुड जो है वो वेरी लो होनी चाहिए। और माइक्रोव्स आपके जो है वो शेड में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो ये काम हम किससे ये लेते हैं? ये वेंटिलेशन ये काम करती है। प्रॉपर वेंटिलेशन अगर आपके हाउस में होगी तो ये सारी जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई है कि शेड के एनवायरनमेंट में ये चीजें होनी चाहिए, और जो इसकी ऑप्टिमम जो रेंज आपसे डिस्कस की है, इसको आप वेंटिलेशन से प्रॉपर वेंटिलेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वेंटिलेशन के लिए आप जो है वो आजकल जो है वो हम नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म जो है वो उसको जो है वो यूटिलाइज करते हैं। तो नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म की मदद से हम क्या करते हैं कि अंदर जो है वो अंदर की जो है वो हवा को अपना फैंस के जरिए बाहर निकाला जाता है स्पीड से, जिसकी वजह से अंदर एक सक्शन क्रिएट हो जाता है, एक गैप क्रिएट होता है, एक खला क्रिएट होता है। और इस खला को पूरा करने के लिए बाहर से हवा जो है वो वेंट से या पैड्स वगैरह से हवा के जो सुराख हैं उनसे वो अंदर शेड की तरफ आती है। ठीक है, तो ये स्टैटिक प्रेशर से ये आप वेंट्स वगैरह होती हैं, ये स्टैटिक प्रेशर से की मदद से इनकी ओपनिंग होती है। तो स्टैटिक प्रेशर जो है वो एक मुनासिब स्टैटिक प्रेशर आप शेड में रखते हैं ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन जो है वो आप शेड में जो है वो सीजन के मुताबिक और बर्ड्स की जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो वेंटिलेशन को मेंटेन करने। और स्टैटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक शेड में जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे मानोमीटर बोलते हैं। मानोमीटर स्टैटिक प्रेशर को इसकी रीडिंग को करता है और इसको जो सेंट्रल आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको रिलाई करता है, उसके मुताबिक वो इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑटोमेशन सिस्टम को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है जी, अगर देखें कि ये नेक्स्ट एक इसमें एक डायग्राम आएगी इस स्लाइड में। सारी स्लाइड शो नहीं हो रही, शायद ये मुझे हो तो नजर रही नहीं आ है। रही। एक तो ये मोनोमीटर की आ रहा है, अभी मोनोमीटर जो है आपको शो हो रहा है। देखिए ये मोनोमीटर जो था, ये इंस्ट्रूमेंट जो आपने स्टैटिक प्रेशर का दिया है, इसके अंदर जो है रेड रेड जो है वो एक ऑयल होता है, इसमें स्पेशल केमिकल होता है। तो ये आपका जो है वो आपका वो इसके साथ ये दो पाइप अटैच होते हैं ये वाले, एक इनसाइड जी एक जी आउटसाइड ना। तो एक इनसाइड हाउस पे चला जाता है, एक आउटसाइड आप हाउस के बाहर लगा लेते हैं। और ये जो है, ये जो जगह, ये जो आपको कैप नजर आ रही है, यहाँ से ये फिलिंग होती है इसकी ना। वो रेड केमिकल जो होता है उसकी फिलिंग यहाँ से होती है। फिर आपने उसको लेवल आपने देखना होता है उसका। एक तो ये जो है ये लेवल में लगा होना चाहिए। ठीक है, ये जितने भी आते हैं इनके साथ एक छोटा लेवल भी होता है, जिसमें ये लेवल पे आप इसको इंस्टॉल करते हैं। और फिर जो है आप उसको जो है जीरो पे जो है आप उसको एडजस्ट करते हैं। ये एडजस्टमेंट नॉब है ये वाली। तो अगर आपको थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो आप उसको जीरो पे एडजस्ट कर लेते हैं। पाइप उस वक्त नहीं लगाते आप, पहले जीरो पे एडजस्ट करके उसके बाद फिर आप जो है पाइप इंस्टॉल करते हैं। तो फिर जब आपका डायरेक्ट प्रेशर बढ़ता है तो वो साथ साथ ये गेज है। जैसा सर इसके बाद आपकी ये है कंपैरिजन आपने एयर पैटर्न का किया है। जी जी। और एयर पैटर्न का इसमें ये एयर पैटर्न आपको नजर आ रहा है। तो इसमें जी देखें कि जी ये अगर आप स्टैटिक प्रेशर, जैसा कि पिछली तस्वीर में आपने देखा कि अगर वो बिल्कुल बाहर का और आउटसाइड का और इनसाइड का अगर प्रेशर सेम है तो वेंटिलेशन आपकी प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, तो जो आपने इस डिफरेंस को मेंटेन करना है, डिफरेंस होगा तो प्रॉपर वेंटिलेशन होगी। ठीक है, तो इसमें अगर इंसफिशिएंट स्टैटिक प्रेशर आपने रखा है, इसमें जो आपको पहली आपको एक पिक्चर नजर आ रही है उसमें आप देख रहे हैं कि इंसफिशिएंट स्टैटिक प्रेशर की वजह से हवा का जो वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही है और वार्म एयर जो है वो आपको देखें कि इसमें पैटर्न अगर आप देखें तो वो इसमें प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा अगर प्रॉपर स्टैटिक प्रेशर है क्या होगा कि बाहर से एयर आएगी और वो जो है वो फौरी तौर पर जो है वो शेड को वो अपना वो उसका टेम्परेचर जो है वो उसको मेंटेन करेगी। इसी तरह स्टैटिक प्रेशर 2 आई है तो उसमें देखें कि कूलर एयर बिल्कुल वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, और इसमें भी जो है वो एयर पैटर्न
जो है वो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन इसमें नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो असल में हीट जो है वो शेड में कहाँ से प्रोड्यूस होती, कहाँ से आती है? 80% हीट जो बर्ड्स खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और 18% जो है वो सीलिंग से जो है वो शेड में आ रही है, और 2% जो है वो वॉल्स वगैरह जो आपके बिल्डिंग्स की उसमें से हीट जो है वो अंदर जनरेट हो रही है, ठीक है। और इस बर्ड्स कैसे हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें मैंने आपको एग्जांपल इसमें पुट की है कि अगर देखें कि फॉर एग्जांपल के अगर 2 kg का एक बर्ड है, ठीक है, और उसका ग्रोथ रेट जो है वो 65 ग्राम पर डे है, ठीक है। तो ये जो बर्ड जो है वो अपना डेली जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो ये तकरीबन 500 किलो कैलोरी डेली जो है इनटेक कर रहा है, और इसके जो है वो ऑफ दिस 130 किलो कैलोरी आर यूज फॉर द ग्रोथ। इस 500 किलो कैलोरी में से 130 किलो कैलोरी वो अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और रिमेनिंग 370 किलो कैलोरी जो है वो उनको उसको एक्सक्रीट कर रहा है आपके शेड के एनवायरनमेंट में, और जिसकी वजह से शेड का एनवायरनमेंट जो वार्म अप हो रहा है, ठीक है। और देखें कि बर्ड्स के अंदर जो हीट जनरेट हो रही है, आपको पता है कि बर्ड्स जो है वो होम्योथर्मिक है, वो अपना जो है अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो उनकी बॉडी में जो हीट अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो एक थंब रूल है कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस। जो हीट प्रोड्यूस हुई है और हीट जो है वो बर्ड लॉस है, उसमें वो एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो बर्ड हीट स्ट्रेस में आ जाएगा। तो बर्ड्स की बॉडी में अगर हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है एनवायरनमेंट में, जो बर्ड की बॉडी का जो टेम्परेचर बर्ड कैसे उसको मेंटेन करता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए बर्ड को हीट एक्सक्रीट करने के लिए वो 4 किस्म के पैटर्न है। सबसे पहला जो है वो कंडक्शन का है कि बर्ड्स अपनी बॉडी से हीट जो है वो उसको एक्सक्रीट करेगा किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसको टच करने से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बॉडी हीट लॉस टू द कूलर ऑब्जेक्ट्स इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द बर्ड्स। तो इसमें बर्ड्स जो है वो अगर वो अपनी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी में से हीट को एक्सक्रीट करने के लिए या तो वो लिटर का सहारा लेता है, लिटर मटेरियल का, या कोई भी जो अपना कूलिंग ऑब्जेक्ट कूल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं शेड के एनवायरनमेंट में, उनकी मदद से वो अपनी बॉडी की हीट जो है वो एक्सक्रीट करता है, ठीक है। और दूसरा पैटर्न यह है कि अगर कंडक्शन से उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो पा रहा, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो फिर जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है कन्वेक्शन का। तो वो हवा जो है वो उसकी बॉडी को सर्कुलेट करेगी, बॉडी से सर्कुलेट करेगी, और उसकी बॉडी से हीट जो है वो हवा में एक्सक्रीट हो जाएगी, ठीक है। हवा उस वहां से एक्सक्रीट हीट को लेगी और वार्म होकर शेड से बाहर राइज होगी और शेड से बाहर निकलेगी। तो इसमें क्या होगा, बर्ड विल इंक्रीज दी एक्सपोज बाय ड्रूपिंग एंड स्प्रेडिंग द विंग्स। वो अपने परों को थोड़ा सा लिफ्ट करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा जब उसकी बॉडी को टच करे और उसकी बॉडी से हीट को जो है वो पिक करे। नेक्स्ट जो पैटर्न है, अगर कन्वेक्शन से भी बर्ड्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो वो नहीं कर पा रहा, तो नेक्स्ट जो है वो रेडिएशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर हीट थ्रू द एयर टू द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें बर्ड्स की बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो उसकी बॉडी से जो वो अपना निकलती हैं, और फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स में जो है वो अपना जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो है वो उसकी बॉडी से हीट जो है वो एक्सक्रीट होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो फोर्थ पैटर्न जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैटर्न है वो वेपोरेटिव कूलिंग है, ठीक है। तो जब तमाम ये मैंने आपको कंडक्शन बताया कि कंडक्शन से रेडिएशन से बर्ड्स बॉडी से हीट एक्सक्रीट करता है, लेकिन फिर भी अगर उसकी बॉडी जो है वो उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो पा रहा, तो आखिरी हल बर्ड्स के पास वो रह जाता है, वो है वेपोरेटिव कूलिंग का। वेपोरेटिव कूलिंग में क्या होता है कि उसकी जो बर्ड्स की रेस्पिरेटरी लाइनिंग्स होती हैं, वहां पर जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर कंटेंट को बर्ड्स जो है वो उसके वेपर्स बनाता है, ठीक है। क्योंकि पानी को वेपर में बदलने के लिए एनर्जी लगती है, तो जो बर्ड्स की एनर्जी जो पानी को वेपर बनाने में लगती है, तो उसकी एनर्जी जो है वो यूज हो जाती है। उस एनर्जी के यूज होने की वजह से बर्ड्स का जो बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम होता है और हीट जो है वो इस तरह से एक्सक्रीट हो जाती है, ठीक है। तो अब ये जो एवेपोरेटिव कूलिंग है, इसमें ये चीज है कि अगर तो बाहर की शेड की एनवायरनमेंट में जो है वो मॉइस्चर कंटेंट कम है, फिर तो ठीक है वेपोरेटिव कूलिंग चल रही है। लेकिन अगर जो है वो शेड के एनवायरनमेंट में ऑलरेडी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, हवा में पहले से मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, तो वेपोरेटिव कूलिंग से जो है वो काम जो वो नहीं होता, और बर्ड्स जो है हीट स्ट्रेस। एक्चुअली हीट स्ट्रेस होती क्या है? हीट स्ट्रेस है यही कंडीशन कि इंक्रीज इन दी
ambient temperature along with increase in the relative humidity content of the environment। जब ख़ास तौर पर ये जुलाई अगस्त में ये प्रॉब्लम होती है फ्लॉक्स में कि जब हवा में ऑलरेडी मॉइस्चर ज़्यादा है, वेपोरेटिव कूलिंग से भी बर्ड्स अपने आप को जो है वो बॉडी से हीट एक्सक्रीट नहीं करे, तो उस वक्त बर्ड्स जो है वो हीट स्ट्रेस में। ये एक पैटर्न आपको बताया कि थर्मो रेगुलेशन ऑफ द बर्ड्स के थर्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म क्या है, ताकि आपको समझ लग जाए कि आप वेंटिलेशन का जो है वो प्रॉपर जो है वो टेम्परेचर जो है वो बर्ड्स के कंफर्ट में जो है वो क्या रोल है। ठीक है, अच्छा सर मुझे जो है ना वो इसमें स्लाइड्स बिल्कुल नजर नहीं आ रही हैं, पता नहीं शायद गोल आ गए, वेंटिलेशन गोल आ गया। आपको नजर आ रही है वैसे स्लाइड्स? जी जी अच्छा चलें, ठीक है जी। तो वेंटिलेशन के जो गोल्स हैं, तो वेंटिलेशन का गोल क्या होता है कि जैसा कि पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि वेंटिलेशन हम हवा जो फ्रेश एयर का शेड में आना और फॉल्स एयर का शेड से बाहर निकलना ये क्यों ज़रूरी है? तो ये ज़रूरी इसलिए है कि टू रेगुलेट द प्रॉपर एनवायरनमेंटल टेम्परेचर के बर्ड्स की कंफर्ट के लिए, बर्ड्स के वेलफेयर के लिए एक मुनासिब जो टेम्परेचर है शेड का वो तकरीबन 21-22 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जो है वो उसको मेंटेन करने के लिए हम वेंटिलेशन की मदद से उन्हें बगैर वेंटिलेशन की मदद के नहीं हो सकता। ठीक है, तो वेंटिलेशन जो है वो उसका गोल क्या है पहले कि टू मेंटेन द प्रॉपर टेम्परेचर ऑफ द शेड और टू मेंटेन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ relative humidity in the shed or to supply the adequate fresh air having the high concentration of oxygen to birds और इसके अलावा to remove the noxious gases from the shed। तो ये वेंटिलेशन के गोल्स हैं। तो इसमें नेक्स्ट स्लाइड में आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस टेम्परेचर जोन दिखाए गए बर्ड्स के डिफरेंट के किस जोन में बर्ड्स की जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो ऑप्टिमम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी कि हम कंपोनेंट्स क्या हैं वेंटिलेशन सिस्टम के जो एनवायरनमेंटल कंट्रोल हाउस है उसमें हम वेंटिलेशन के लिए उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इसमें जो आप जो है वो वेंटिलेशन के जो कंपोनेंट्स उसमें टनल फैंस हैं। ठीक है, टनल फैंस के अलावा वेरिएबल स्पीड फैंस होते हैं, पैड्स होते हैं, कूलिंग पैड्स होते हैं जो शेड के रियर साइड पे लगे होते हैं। इसके अलावा एयर वेंट्स होती हैं वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, और पैड्स के ऊपर वाटर लाइन सिस्टम है, हीटर्स हैं और कुछ जो है वो हाउसेज में फोगर्स वगैरह भी जो है वो लगाए जाते हैं। ठीक है, इसके एनवायरमेंटल जो है वो एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए और वेंटिलेशन के ये कंपोनेंट्स हैं। तो टनल फैंस की अगर बात करें दो तरह के होते हैं, बॉक्स टाइप भी होते हैं और कॉन फैंस भी होते हैं। ठीक है, कॉन फैंस जो होते हैं ये तकरीबन ये फनल शेप्ड फैंस होते हैं और ये दीज फैंस अलाउज द ग्रेटर अमाउंट ऑफ द एयर। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी जो बॉक्स फैन की निस्बत जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए पोल्ट्री हाउसेस में ज़्यादातर जो है वो कॉन फैंस ही लगाए जाते हैं। नेक्स्ट ये है कि नए स्टूडेंट्स के लिए कि ये हाउ टू डिटरमिन द नंबर ऑफ फैंस ऑफ द पोल्ट्री हाउस के। एक पोल्ट्री हाउस जो है वो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फैंस आपको कितने लगाने चाहिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है, दो तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। एक तो ये है कि वॉल्यूम के लिहाज से कि आप पहले हाउस का वॉल्यूम डिटरमिन करें। ठीक है, वॉल्यूम कैसे डिटरमिन करें, ये एक 3 डायमेंशनल जो है वो है मेजरमेंट कि इसमें आप हाउस की लेंथ को, हाउस की विड्थ को और हाउस की हाइट को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो जो भी इसकी टोटल जो वॉल्यूम आएगा ये वॉल्यूम में होगी, वॉल्यूम होगा टोटल हाउस का, वॉल्यूम डिटरमिन करें और जोन सा फैन आपने लगाना है, अगर आपने जो है वो अपना 26,000 की कैपेसिटी का लगाना है, 20,000 की कैपेसिटी का लगाना है या 18,500 की कैपेसिटी का लगाना है, तो फैंस की कैपेसिटी पे इस फिगर को डिवाइड कर दें। ये आपके पास आएगा कि इस हाउस में आपने कितने टोटल नंबर ऑफ फैंस जो है वो लगाने हैं। ठीक है, दूसरा एक और तरीकेकार से भी है कि आप हाउस की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो उसको देखें और उसको उसकी जो है वो टोटल जो आपको उसकी जो है आपकी CFM रिक्वायरमेंट उससे मल्टीप्लाई करें और फैंस की कैपेसिटी पे आप जिसको वो जो है वो डिवाइड कर दें, तो इससे भी आप जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं कि कितने आपको जो है फैंस चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा जो वेरिएबल स्पीड फैन होते हैं, वेरिएबल स्पीड फैन जो है इसके लिए ये होते हैं कि जो आपने अभी मैंने आपको बताया कि आपने वॉल्यूम डिटरमिन करना है हाउस का, वॉल्यूम को अपने फैंस की कैपेसिटी पे डिवाइड कर दिया है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ टनल फैंस आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए वेरिएबल स्पीड फैन के लिए आपने जो वॉल्यूम पूरा हाउस का डिटरमिन किया है उसका 1/3 लेंगे। ठीक है,
इनके पहले आप हाउस का टोटल वॉल्यूम डिटरमिन करें। इस वॉल्यूम का 1/3 फिगर लें, उस फिगर को आप वेरिएबल स्पीड फैन की जो कैपेसिटी है तकरीबन 7-8 हज़ार CFM इसकी कैपेसिटी होती है, उस पर आप डिवाइड करते हैं। ये आपके पास फिगर आ जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल स्पीड फैन जो वो आप कितने लगाने हैं, ये आपके पास टोटल एक फिगर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी कूलिंग पैड्स के कूलिंग पैड्स आपने शेड में कितने लगाने हैं। ठीक है, तो ये कूलिंग पैड्स जो है ये सेलुलोज के बने होते हैं, कारोगेटेड सेलुलोज के या एस्पन फाइबर्स के ये बने होते हैं पैड्स। इसकी जो थिकनेस होती है तकरीबन ये 2 इंच से लेकर 6 इंच तक होती है, 2 इंच, 4 इंच और 6 इंच। ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है 6 इंच पैड्स की, तकरीबन इसका जो एक 1000 फुट स्क्वायर पैड एरिया है, इट कैन एवेपोरेट 200 गैलन्स ऑफ वाटर पर मिनट। ठीक है, ये इसकी एक है कैपेसिटी। तो ये जो क्योंकि ये अपना सेलुलोज के बने होते हैं अपना ये पैड्स, तो इसके लिए इसको और इनको बनाने के लिए कोहेसिव मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं। कोहेसिव मटेरियल के साथ जो है वो ये चिपकते हैं एक दूसरे के साथ, इस तरह इनको बनाया जाता है। ठीक है, तो इनको चूंकि ये फाइबर के बने हैं तो इनको एक दफ़ा ड्राई करना ज़रूरी है। अगर ये हर वक्त मॉइस्ट रहेंगे तो इसकी एफिशिएंसी, उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो कम हो जाती है। ठीक, तो इसकी शेल्फ लाइफ को और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए आपने इसको ड्राई करना होता है। इसकी पैड्स की मैनेजमेंट में ये एक ज़रूरी चीज़ है कि आप इसको पैड्स को जो है वो एक दफ़ा जो वो दिन में एक दफ़ा जो है वो ज़रूर ड्राई करें। ठीक है, ख़ास तौर पर कि जब आपकी पैड चल रहे होते हैं मुश्किल, ये तकरीबन जो है वो अप्रैल मई जून में, तो अगर जब ये आपके पैड चल रहे होते हैं तो ये खास तौर पर जब जो कूलिंग आवर्स हैं, कूलिंग आवर्स में आप डे का टाइम, अर्ली मॉर्निंग का या फिर जो है वो तकरीबन शाम का टाइम, जिस वक्त टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक होता है, उस वक्त आपको पैड्स की ज़रूरत नहीं होती, तो उस वक्त आप इनको ड्राई करें। ठीक है, ड्राई दी पैड्स पार्टिकुलर ड्यूरिंग द कूल आवर्स ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ड्राई से क्या होगा कि ड्राइंग ऑफ द पैड्स इंक्रीज द कोहेसिवनेस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द पैड्स एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द एल्गी। तो ये अगर आप इसको एक दफ़ा ड्राई करेंगे, एक तो ये कि इसकी कोहेसिवनेस जो है वो मेंटेन रहती है पैड्स की, और दूसरा ये कि इसमें एल्गी से जो है वो बचाया जा सकता है इसको। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है वो पैड्स को जो है वो एल्गी वगैरह से बचाने के लिए इसकी एफिशिएंसी को जो है वो प्रॉपर रखने के लिए आपको एल्गी साइड का इस्तेमाल करना पड़ता है पैड्स में। इसके लिए आप कैल्शियम जो है वो हाइपो क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं या अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आमतौर पर 170 ग्राम जो है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड जो है वो पर 1000 गैलन वाटर के हिसाब से हम हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। जैसा प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से पहले डिस्कस हो चुका है कि आप इसके अलावा जो है वो इसमें कोई शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे आपके जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने में हेल्प होगी। ठीक है, नमक भी, नमक के साथ, ये भी सर नमक की आती है अमोनियम क्लोराइड, तो आप नमक के साथ वो अपना शैम्पू वगैरह की आपने बात की थी, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक्स में जो मैंने पढ़ा है वो ये लिखा है कि आप एल्गी साइड के लिए खास तौर पर ये एल्गी साइड है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा पिछले लास्ट लेक्चर में जो है वो सर ने आपसे एक बात डिस्कस की थी, वो शैम्पू की और साथ में नमक की बात की थी, तो वो भी आपके माइंड में रखें, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस सारे सिस्टम को, जो आपका पैड्स वगैरह है, इसको हफ्ते में ये जो है वो या कम अज कम जो है वो महीने में एक दफ़ा इसकी डस्टिंग वगैरह ज़रूर करें, और जो सॉल्ट्स वगैरह इसमें जो है वो कहीं जम वगैरह जाते हैं ताकि वो उतर जाएं, तो इसको आप इसकी डस्टिंग वगैरह उसके लिए करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट है कि आपको कैसे पता चलेगा, ये स्टूडेंट्स के लिए है, फार्मर्स और सुपरवाइजर वगैरह तो जानती होगी इन तमाम कैलकुलेशंस को, तो कि आपने पैड्स कितने पैड्स लगाने हैं, कैसे आप डिटरमिन करेंगे। इसके लिए ये होता है कि आपको पैड्स की पहले डायमेंशन का पता होना चाहिए कि आपने किस डायमेंशन के पैड लगाने हैं। आमतौर पर जो स्टैंडर्ड डायमेंशन पैड की चल रही है वो मार्केट में जो ज़्यादातर अवेलेबल हैं और पोल्ट्री हाउस में जो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो होते हैं कि ये 6.5 फुट इस लेंथ होती है पैड की, 2 फुट उसकी विड्थ होती है। ठीक है, तो इस तरह ये जो मार्केट में पैड्स आपको अवेलेबल है, उसका पैड का एक का जो एरिया बनता है वो 13 फुट स्क्वायर बनता है, 13 फुट स्क्वायर का एक पैड होता है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि एक रफ कैलकुलेशन के फॉर ईच 1 फुट क्यूब ऑफ द हाउस नीड 0.004 फुट स्क्वायर ऑफ द पैड एरिया,
या ये आप कैलकुलेशन लगा लें, ये मैंने खुद की हुई है, या आप इस तरह लगा लें कि फैन ऑफ 18,500 CFM कैपेसिटी नीडेड 80 फुट स्क्वायर पैड एरिया, इसके हिसाब से आप कर लें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने लास्ट स्लाइड में आपने पढ़ा कि हमारे जो है वो अगर आपको 9 पैड आपके हाउस में लगे हुए, अगर एक फैन के लिए आपको 80 फुट स्क्वायर एरिया चाहिए, तो अगर आपके हाउस में 9 पंखे लगे हुए हैं, 9 टनल फैन लगे हुए हैं, तो उसके लिए आपको 720 फुट स्क्वायर एरिया जो है वो चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो इस 720 स्क्वायर फुट एरिया को फुलफिल करने के लिए कितने पैड, ये तो टोटल पैड का एरिया आ जाएगा ना, 720 फुट स्क्वायर टोटल पैड एरिया आपके पास आएगा कि आपके शेड में कितने जो पैड एरिया कितना रिक्वायर्ड है। इस पैड एरिया को पूरा करने के लिए, इसको जो है वो फुलफिल करने के लिए कितने नंबर ऑफ पैड आपको चाहिए। 13 फुट स्क्वायर का मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसलिए आपको एक पैड की कैलकुलेशन बताई है कि एक पैड का जो एरिया बनता है वो 6.5 फुट का जो स्टैंडर्ड पैड 6.5 फुट जिसकी लेंथ है, 2 फुट विड्थ है, उसका टोटल एरिया बनता है 13 फुट स्क्वायर, ठीक है। तो 13 फुट स्क्वायर के कितने पैड आएंगे 720 के लिए, तो आप इसको 720 को 13 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। 720 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो 56 फिगर बनती है। तो ऐसा हाउस जिसमें जो है वो 9 पंखे लगे हुए हैं, 18,500 फुट CFM कैपेसिटी के, तो इस हाउस के लिए आपको 56 जो है वो पैड्स चाहिए हैं, ठीक है। तो इतने पैड्स आपने इस हाउस में आपने लगाने हैं, ठीक है। तो इन पैड्स के ऊपर फिर जो है वो एक वाटर लाइन बिछाई जाती है, और इसके आपको एक हौज बनाना पड़ता है, उस हौज में एक मोटर होती है, ठीक है। मोटर जो वो पानी वहाँ से उठाकर जो है वो लाइंस में लेकर, वो लाइन से पानी जो है वो पैड्स के ऊपर गिरता है, और ये पैड्स जो है वो उनके ऊपर पानी गिरता है। तो इस पानी से जब हवा गुजरती है, तो ये पानी के आपको पता है कि जो वो हीट जो है वो कंडेंसिंग कैपेसिटी वो ज्यादा है। तो जब हॉट एयर इस जो है वो सिस्टम से गुजरेगी, तो वाटर वो इसमें से हीट को सारी को सक कर लेगा, ऑब्जॉर्ब कर लेगा। अल्टीमेटली जो वो एयर का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। इस तरह से जो हॉट ड्राई सीजन में हम जो है वो एयर का टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा आउटसाइड टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो हम इस तरह उसको एयर के टेम्परेचर को कूल डाउन करते हैं कूलिंग पैड्स की मदद से, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो कुछ हाउसेज में फोगर्स वगैरह भी लगाए जाते हैं, ठीक है। फोगर्स का काम क्या है कि मिस्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। मिस्ट क्या होता है कि इतनी बारीक ये पानी के फुहार शेड में फेंकते हैं कि वो स्लोली स्लोली हवा के साथ जो है वो हवा में मिक्स हो जाती है, ठीक है। और ये लिटर पे नहीं गिरती, ये कि लिटर को गिला नहीं करती, ये जस्ट ये कि ड्राई सीजन में जो है वो ये क्या करती है, एक तो कूलिंग इफेक्ट देती है, दूसरा एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करती है, और हवा में ये मिस्ट मिक्स होने के बाद ये लिटर पे नहीं गिरती, बल्कि जो है वो हवा के साथ ये शेड से बाहर निकल जाती है। लेकिन फोगस को लगाते वक्त आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि इसमें जो है वो क्रॉस लाइंस आपने लगानी है फोगस की, ठीक है। और ये भी है कि आपने इसको जो टनल फैन से तकरीबन 60 फुट दूर लगाना है, टनल फैंस के करीब नहीं होनी चाहिए, वरना ये फैंस की जो है वो एफिशिएंसी और उसके सिस्टम को खराब कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो वो है इसमें वेंटिलेशन के कंपोनेंट, अभी मेरा जो टॉपिक चल रहा है वो वेंटिलेशन के कंपोनेंट्स है, उसमें नेक्स्ट ये टॉपिक है वो है एयर वेंट्स। कि आपने एयर वेंट्स जो है वो एयर वेंट्स क्या होती हैं और ये कैसे एयर वेंट्स क्या होती हैं, ये हवा के सुराख होते हैं जो पोल्ट्री शेड में जो वो उसकी छत के नीचे जो है वो लंबाई के रुख वाली दीवारों पे के साथ लगाए जाते हैं। इस ये जो एयर वेंट्स होती है यहाँ से हवा जो है वो पोल्ट्री शेड में मेनली यहाँ से आती है, स्टैटिक प्रेशर से इनकी ओपनिंग्स को कंट्रोल किया जाता है कि ये कितने जो है वो कितनी ओपन होनी है हवा की मुनासिबत से, ठीक है। तो एयर वेंट्स जो है वो इसके लिए कि आपने कितनी लगानी है, तो इसमें आप ये बात याद रखिएगा कि 6.5 फुट स्क्वायर वेंटिलेटर एरिया, ठीक है, पर जो है वो 1,20,000 फुट क्यूब ऑफ द हाउस। ये आप ये याद रखें कि फॉर ईच 1 cubic foot of for each 1 cubic foot of the house you need 0.0004 फुट स्क्वायर वेंट एरिया। ये आप ये सिंपल ये एक स्टेटमेंट याद रखें, फॉर ईच 1 cubic foot of the house you need 0.0004 फुट स्क्वायर वेंट एरिया, ठीक है। तो इसकी इस लिहाज से जो है वो आपको जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट एग्जांपल जो है वो एक उसमें जो एक हाउस की हम बात कर रहे थे कि उस हाउस की डायमेंशन पता क्या थी कि ये हाउस था हमारा
इसकी डायमेंशन थी 400 फुट लंबा था, 8.5 फुट इसकी हाइट थी, और 46 फुट जो है वो इसकी विड्थ थी ठीक है। तो इस हाउस का आप देख लें कि वॉल्यूम देख लें कितना है। इस टोटल वॉल्यूम को जितना भी बनता है, ठीक है, इस टोटल वॉल्यूम को आप 0.0004 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि टोटल वेंट एरिया कितना बनता है, कि आपके इस हाउस में, इस डायमेंशन के हाउस में टोटल कितने एरिया में आपने वेंट्स लगानी है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड जो वेंट है उसका आपको मैं एक एरिया बताता हूँ, डायमेंशन क्या होती है। कि जो स्टैंडर्ड एयर आमतौर पर जो कंट्रोल हाउस में लगाई जाती है उसका तकरीबन ये 4 फुट लंबी होती है, और 0.7 फुट तकरीबन 0.66 फुट आप कह लें, या पॉइंट राउंड ऑफ कर इसको 0.7 फुट कहेंगे, 0.66 फुट इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। टोटल एरिया इस वेंट का एयर वेंट का जो एरिया बनता है वो तकरीबन 2.6 फुट स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो ये तकरीबन 2.6 फुट स्क्वायर एरिया बनता है, ये एक एयर वेंट का एरिया बनता है, सही है। तो पिछली एग्जांपल में जिसमें मैंने आपको बताया कि 400 फुट लेंथ है हाउस की, जो है वो 8.5 फुट उसकी जो है वो हाइट है, और 46 फीट उसकी चौड़ाई है। तो इस हाउस के लिए हमें जो नीडेड था वो तकरीबन 84 फुट स्क्वायर में हमने वेंट्स लगानी थी, 84 फुट स्क्वायर में हमने वेंट्स लगानी थी। तो 84 फुट स्क्वायर में हमने वेंट लगानी है, तो कितनी वेंट लगेगी, आप 2.6 पे इसको डिवाइड कर दें, सही। तो तकरीबन जो है वो आपकी 32 फुट जो है वो 32 वेंट्स जो वो आपकी वो इस हाउस में लगेंगी। लेकिन याद रखिएगा कि इन वेंट्स को आपने यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे लगाना है तकरीबन, ठीक है। और एक वेंट का दूसरी वेंट से यूनिफॉर्म डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो थी कैलकुलेशंस, ठीक है। तो ये कितनी वेंट्स आपने, ये तकरीबन ये डिपेंड करता है कि आपकी वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। जब आपकी ब्रूडिंग चल रही होती तो ब्रूडिंग के दौरान आपने सारी की सारी वेंट्स ओपन नहीं करनी होती। जितने एरिया में, चूंकि हम पहले 1/3 ऑफ दी जो है वो शायद वो यूज करते हैं ब्रूडिंग के लिए, तो 1/3 एरिया की आप वेंट्स उतनी ही ओपन रखते हैं, सारी की सारी वेंट्स ओपन नहीं करते। और वेंट्स को स्टैटिक प्रेशर के लिहाज से, सीजन के लिहाज से और वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट के लिहाज से ओपन किया जाता है। तो अब ये है कि कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ इनलेट्स, ये एक अदर एग्जांपल है कि जिसमें कि आपकी मिनिमम वेंटिलेशन में जो है वो कितनी वेंट्स ओपन होनी चाहिए, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम वेंटिलेशन में या टनल वेंटिलेशन में कितनी होनी चाहिए। इसमें आपको मैंने एक एग्जांपल दी है कि एक हाउस जिसकी 500 फुट लेंथ है, 43 फीट जो विड्थ है, और हाइट 9.5 फुट है। तो इसका टोटल साइज इस हाउस का तकरीबन जो है वो जो है वो 2,42,4,250 क्यूबिक फीट बनता है। तो इस हाउस के लिए जो है वो रिक्वायर्ड फैन वो हमें तकरीबन जो है वो रिक्वायर्ड फैन वॉल्यूम डेट इक्वल 1 एयर एक्सचेंज एवरी 8 मिनट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ मिनिमम वेंटिलेशन। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ मिनिमम वेंटिलेशन हम हर 8 मिनट के बाद एक एयर एक्सचेंज करते हैं। ये है फर्स्ट स्टेज ऑफ मिनिमम वेंटिलेशन, ठीक है। कि हर 8 मिनट के बाद हम एक एयर एक्सचेंज करेंगे, ये तकरीबन ये सर्दियों में ये करते हैं। तो आप इसके लिए ये है कि देखें कि आप क्योंकि आपने हर 8 मिनट बाद करना है। सर आवाज आ रही है? आपकी बात कट के आ रही है। जी सर, आपकी आवाज तो मुझे आ रही है। मैं एक्चुअली एक सेकंड होल्ड करें सर, मैं म्यूट कर दूं सबको। एक्चुअली ये मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम आया है इसमें कि जी अब देखें सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब देखें सर, आपको आपकी माइक सर ऑन कीजिएगा, माइक। हाँ जी, ऑन है मेरा माइक। जी सर, अब आप प्लीज सर कैरी ऑन। कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ इनलेट सर। जी कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ इनलेट्स। तो इसमें आपने ये देखा कि ये एक मैंने आपको हाउस की एग्जांपल दी है कि जिसका जो है वॉल्यूम तकरीबन जो है वो
2,04,250 क्यूबिक फीट बनता है। तो इस हाउस के लिए ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ मिनिमम वेंटिलेशन हमें जो है वो तकरीबन जो है वो 25,532 CFM हमारी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हमारे पास जो इसके लिए एक फैंस इस हाउस में है, तो इसमें एक 36 इंच डायमीटर का फैन है जिसकी कैपेसिटी 10,000 CFM है। ठीक है, तो 25,000 CFM को पूरा करने के लिए ये कितने फैन लगाएंगे? जाहिर है कि जो आपको जो CFM कैपेसिटी आपकी रिक्वायर्ड कैपेसिटी है उसको आप फैंस की कैपेसिटी पे डिवाइड करेंगे। फैन हमारे पास 10,000 CFM का है, तो उसको 10,000 पे आप डिवाइड कर दें। तो इसके लिए ये है कि आपके 3 फैन जो है वो तकरीबन ये 2.5 फिगर बनती है, क्योंकि 0.5 जो है वो किसी भी आइटम के लिए जब वो हमें होल इंटीगर चाहिए होता है, तो यहाँ पर 2.5 को हम राउंड ऑफ करके 3 फैंस कंसिडर करेंगे कि ये 3 फैंस जो है वो आपके इस कैपेसिटी के लिए चलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह फॉर मैक्सिमम ऑफ मिनिमम वेंटिलेशन में हम क्या करते हैं कि हम हर 5 मिनट के बाद जो वो एक एयर एक्सचेंज करवाते हैं। तो इसके लिए हमारा टाइमर जो 5 मिनट के लिए होता है 300 सेकंड्स पे जो है वो ऑटोमेटिक लगा होता है। तो इसके लिए हमने इसके लिए क्या करेंगे कि हम टोटल वही जो उसका वॉल्यूम था उसको हम जो है वो 5 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड CFM के लिए कि हमें कितनी CFM चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए इस रिक्वायर्ड CFM को फुलफिल करने के लिए जो आपकी रिक्वायर्ड CFM है इसको आप फैंस की कैपेसिटी पे डिवाइड कर दें। तो फैन हमारे पास वही है, 36 इंच डायमीटर के फैन लगे हुए हैं, तो उसकी कैपेसिटी 10,000 CFM है, तो आप 10,000 पे आप इसे डिवाइड कर दें। तो इस तरह से तो ये आपका मैक्सिमम ऑफ मिनिमम वेंटिलेशन या ट्रांजिशनल वेंटिलेशन के लिए आपके ये 4 जो है वो पंखे चलेंगे। और आपकी इसके लिए इनलेट कितनी रिक्वायर्ड होंगी? इनलेट के लिए अगेन हमें ये देखना पड़ेगा कि इनलेट के लिए हमारी एक इनलेट का जो CFM वो हमें पता चाहिए कि हमारी एयर वेंट जो होती है, एयर वेंट कि एक एयर वेंट की कितनी कैपेसिटी होती है CFM की। एक एयर वेंट की जो कैपेसिटी होती है तकरीबन 900 CFM की उसकी कैपेसिटी होती है। तो आपकी जो रिक्वायर्ड इसी में ट्रांजिशनल वेंटिलेशन में मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि हमने हर 5 मिनट के बाद एक एयर एक्सचेंज करना होता है। तो इसमें हमारे पास जो रिक्वायर्ड CFM आती है वो तकरीबन 40,850 CFM आती है। तो इसको आप कितनी आपकी वेंट्स ओपन होंगी, तो इसके लिए आप वेंट की CFM कैपेसिटी पे इसको डिवाइड कर दें। इसको हमने वेंट की CFM कैपेसिटी पे डिवाइड कर दिया। जी सर, नेक्स्ट हाउस हीट बैलेंस। जी सर, हाउस हीट बैलेंस। हाउस हीट बैलेंस पे आ गए आप, तो ये कैलकुलेशन इसको स्किप कर दें। जी, ये इसके बाद ये हाउस हीट बैलेंस आ गया ना, ये जो आपने ट्रांजिशन वेंटिलेशन 1 एयर एक्सचेंज एवरी 3 मिनट ये आपने कर लिया ना? जी 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 जी, चलिए ये ट्रांजिशनल के लिए हम करते हैं कि ट्रांजिशनल वेंटिलेशन के लिए 1 एयर एक्सचेंज फॉर एवरी 30 मिनट्स। इसके लिए आपके जो है वो 3 फैंस ओपन होंगे। और इनलेट्स आपको कितनी रिक्वायर्ड है कि इनलेट्स आपको जो है वो तकरीबन इसके लिए 90 इनलेट्स जो है वो आपकी ओपन होगी। ठीक है, इस कैपेसिटी को पूरा करने के लिए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जी हाउस हीट बैलेंस। तो हाउस में हीट कहाँ से आती है? ठीक है, एक तो ये कि बर्ड्स खुद हीट प्रोड्यूस करते हैं। अभी जैसा कि अपना प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको बताया कि बर्ड्स में जो मेंटेनेंस में कितनी हीट जा रही है और एक्सक्रीट हाउस में कितनी कर रहा है। तो बॉडी हीट प्रोडक्शन बर्ड्स खुद ही एक हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर हमारे तो इधर मगरब का टाइम हो गया है, अजान हो रही है, कुछ देर स्टे कर लें। जी सर, बिल्कुल स्टे कर लेते हैं सर।
जी नेक्स्ट है जी हाउस हीट बैलेंस। तो हीट जो है वो हाउस में कहाँ से आती है? एक तो ये कि बर्ड्स हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बर्ड से, बर्ड्स की बॉडी से हीट आती है, और इसके अलावा हीट जो फ्रॉम द इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सोर्सेज एंड समटाइम्स हीट फ्रॉम द रूफ एंड वॉल्स, ठीक है, और हीट फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ द लिटर, जो आपका लिटर है वहाँ पर ड्रॉपिंग्स वगैरह भी हैं, ह्यूमिडिटी वगैरह भी है, तो उसकी फर्मेंटेशन से भी हीट जो है वो हाउस में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। लेकिन इसमें जो डोमिनेंट सोर्स ऑफ हीट जो है वो इज द बॉडी हीट, ठीक है। तो ये जो है कि देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द बॉडी हीट प्रोडक्शन एंड द बॉडी हीट लॉस, ठीक है। नेक्स्ट है ये कि हीट प्रोड्यूस इन द ब्रायलर हाउस, ठीक है। जी सर, आ गई है स्लाइड, हीट प्रोड्यूस्ड इन ब्रायलर हाउस। जी सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। जी, आपका आ गई है, स्लाइड आ गई है सर। हीट प्रोड्यूस इन ब्रायलर हाउस, BTU पर kg। कैरी ऑन सर। जी, तो इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें जो है वो जैसे जैसे बर्ड्स का बॉडी वेट बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे जो है वो इसमें बर्ड्स के ग्रोथ के साथ साथ जो है वो उसकी बॉडी हीट जो प्रोडक्शन है वो भी हाउस में जो है वो बढ़ रही है। बर्ड्स की जो है वो जो हीट बॉडी हीट जो बर्ड की बॉडी से जो हीट जनरेट हो रही है उसमें, वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टॉकिंग डेंसिटी क्या है, बर्ड्स की एज क्या है, ठीक है। उसके मुताबिक जो है वो आपकी जो है वो शेड में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसी के लिहाज से, बर्ड्स की एज के लिहाज से, बर्ड्स के बॉडी वेट के लिहाज से आपने जो है वो हाउस में वेंटिलेशन जो है वो अपने उसको मेंटेन करना होता है, ठीक है। ऐसे है कि रिलेशनशिप बिटवीन दी ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी क्या है? इसमें ये कि ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर्स इन द एयर एंड it is expressed as gram of water vapor per cubic meter volume of the air, ठीक है। relative humidity percentage is a measure of the amount of water in the air compared with the amount of the water air can hold at the करंट टेम्परेचर। अभी मैंने आपसे वो देखें कि लास्ट टाइम ये डिस्कस किया कि बर्ड्स अपनी जो उसकी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, रेडिएशन से जो है वो हीट को एक्सक्रीट करता है, एक्स्ट्रा हीट को जो उसकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको वो एक्सक्रीट करता है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज जो उसके पास ये कि जब ये तीनों तरीकों से वो अपनी कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, रेडिएशन से जब वो बॉडी की हीट को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता, या जो उसकी प्रॉपर हीट उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाता, तो चौथा जो उसके पास जो एक ऑप्शन रह जाता है वो होता है कि वो रेस्पिरेटरी जो है वो सरफेस से जो है वो पानी को वेपर में कन्वर्ट करके जो वो हीट से जो है वो अपना अपनी वो he used the bird used the respiratory linings to evaporate the water, ठीक है, to get rid of the excess heat to maintain the normal body temperature, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो आपके शेड में जो है वो प्रॉपर नमी का तनासब होना जरूरी है। उसके मैंने आपको बताया कि 55 to 70% आइडियल है, लेकिन इसमें आप 65 जो है वो आपने किताबों में अक्सर पढ़ा होगा कि 65% जो है वो ज़्यादा इशू। ब्रूडिंग के शुरू के दिनों में आपने जो है वो तकरीबन 70% रखना है फॉर द फास्ट फेदरिंग डेवलपमेंट। पहले जो है वो पहले हफ्ते में या पहले 4-5 दिन आप 70% रखें, उसके बाद 65% आपकी जो है वो शेड में नमी का तनासब होना चाहिए, ठीक है। तो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है क्या? इट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर इन द एयर कंपेयर्ड विद द अमाउंट ऑफ वाटर एयर कैन होल्ड एट द करंट टेम्परेचर, ठीक है।
तो एट डिफरेंट टेम्परेचर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर इज डिफरेंट, ठीक है। तो वार्मर एयर जो होती है, गर्म हवा, आपको पता है गर्मियों में आपने सुना होगा कि अक्सर जो है वो कपड़े वगैरह जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि वार्मर एयर की वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। वार्मर एयर जो है वो ज्यादा जो है वो इसको अपना वो पानी को वाटर होल्ड वाटर वेपर्स को होल्ड करती है। ये एक आगे आपको आएगा नेक्स्ट एक ग्राफ, उससे आपको पता चलेगा कि किस टेम्परेचर पे जो है वो कितने ग्राम जो है वो पर क्यूबिक मीटर जो है वो वाटर जो है वो अपना एयर होल्ड करती है, ठीक है। तो जैसे जैसे एनवायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है तो एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो पानी जो है वो एयर की अगर देखें कि आप अभी ये जो आजकल जुलाई अगस्त के दिन है, इसमें ऑलरेडी जो है वो हवा में मॉइस्चर लेवल जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इस मॉइस्चर को आपने शेड से रिमूव करना है ताकि बर्ड्स के लिए एक कंफर्टेबल जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो। तो इसके लिए आपने नॉर्मल, आजकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है शेड में, तो इसको आपने एक नॉर्मल रखने के लिए 65 या 70% तक लाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेड में जो है वो हवा जो है वो फ्रेश एयर को जो है वो एंटर करवाना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एयर स्पीड जो है वो ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो पानी हवा में जो बारिश आपके शेड में जो नमी का तनासब जो बढ़ रहा है, तो ठीक है, ये हॉट एंड ह्यूमिड सीजन है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी सोर्सेज हैं जो आपके शेड में जो है वो नमी बढ़ाने का सबब या बायस बन सकते हैं? उसमें एक तो ये है कि ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। खास तौर पर ये ऐसे ये ओपन हाउसेज की ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जिसमें जो है वो ओपन माउथ कंटेनर जो अपने ड्रिंकर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पर अपना एनवायरमेंटल कंट्रोल हाउसेज में भी जब बर्ड्स पानी पीता है, ज़ाहिर है कि वो उसमें कुछ ना कुछ जो है वो आपके वो कप्स वगैरह में भी गिरता है, तो उसकी एक ड्रिंकिंग वाटर से भी आपके जो शेड में नमी का तनासब बढ़ रहा है। इसके अलावा मॉइस्चर इन द फीड, तो इससे भी आपके जो है वो ये भी एक वाटर सोर्स है इन द पोल्ट्री हाउस। इसके अलावा जो है वो ह्यूमिड एयर फ्रॉम द आउटसाइड एयर, एक एयर में भी जो मॉइस्चर है ये भी है, और कंडेंसेशन है। इसके अलावा ब्रूडिंग के दौरान आपका जो है वो फ्यूल बर्न वगैरह होता है, तो ये भी एक सोर्स है, क्योंकि 1 लीटर जो अगर आप डीजल को बर्न करते हैं एनर्जी के लिए, तो इट प्रोड्यूस दी 2 लीटर ऑफ वाटर। तो अब अजान सर इधर शुरू हो गई है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा सर। या फिर इस तरह करते हैं सर के बाकी लेक्चर को नेक्स्ट पे रख लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर जी से सर, अपॉइंटमेंट भी हुई बिल्कुल है भाई की। बिल्कुल तो इसको मेरे बिल्कुल। ख्याल के नेक्स्ट पे बाकी नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं डिलीवर कर दूंगा जो बाकी रह गया है। उसमें ये जल्दी जल्दी करने वाली बातें भी नहीं है, ये थोड़ा सा डिटेल से बच्चों को ये समझाने के लिए, तो इसको नेक्स्ट पे कर ठीक है लेते सर, हैं। बिल्कुल सर, ठीक है आपकी ठीक है सर। बात। और तो इसमें थैंक यू आज वेरी मच आज फॉर। के लेक्चर में तो ज्यादातर बेसिक थी और ज्यादातर ये स्टूडेंट्स के लिए था। जी जी, और थैंक यू वेरी मच सर, आप सबका बड़ा शुक्रिया सर, और विश बेस्ट ऑफ लक सर। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर थैंक में सर इंशाल्लाह ताला आप उसको रिकंटिन्यू करेंगे सर। अब जो बाकी थैंक यू वेरी रिमेनिंग मच। है इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ दिस टेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। इंशाल्लाह ठीक है सर, ओके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।